नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे चाइना का जो लॉस है वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इंडिया के लिए जो है एक नया ट्रैक मिल सकता है, नई इन्वेस्टमेंट जो है खुल सकती हैं अगर ग्लोबल एफडीआई के बारे में बात करें। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, जब कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद तो मोस्टली जितनी भी चाइना के अंदर कंपनीज थी, जहाँ फिर जो ग्लोबल सप्लाई थी चाइना की तरफ से जाती थी, तो अभी दोबारा से लोगों ने अलग अलग कंट्रीज ने सोचना शुरू कर दिया है कि अगर हम चाइना सेंटर्ड ही अगर रह गए तो क्या वो आने वाले समय के लिए वर्ल्ड के लिए अच्छा रहेगा। तो वहाँ अभी वो दोबारा विचार कर रहे हैं कि अभी जो है नई अपॉर्चुनिटीज जो है बन गई है इंडिया के लिए भी, और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे एशियन कंट्रीज है, तो वहाँ पर भी जो है हम जो है शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें मास्क की या वेंटिलेटर्स की, तो बहुत सारी कंट्रीज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी ओके, ये कोविड-19 के चलते। तो अब ये एहसास पूरे आसमान पर पहुंचा कि क्या एक ही जब रिस्क आ जाए अगर, तो दोबारा से हमें रीअसेस करने की जरूरत है कि जो क्रिटिकल गुड्स की जरूरत है हम एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है। ओके, तो आगे अगर सपोज करो फर्दर फ्यूचर में कोई ऐसी मोमेंटम ऐसा कोई भी चीज होती है, तो वहां पर क्या दोबारा से हम जो है एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है यही चीज यहाँ पर समझाने की बात की गई है, और क्या सोल्यूशंस इंडिया के लिए निकल कर आते हैं तो इसके ऊपर भी डिस्कशन की गई है। और इसके अलावा अगर बात करें मेडिकल इक्विपमेंट्स की, जैसे पीपीई किट्स भेजी थी चाइना ने, और भी बहुत सारा सामान भेजा था, तो काफी खराब निकला, बहुत सारे मुल्कों ने वापस कर दिया उसको। तो यहाँ पर भी जांच के घेरे में है चाइना, ठीक है अभी। और आगे बात करें, बहुत सारे केसेस में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट है, जिसको हम ओईसीडी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे मुल्क है इसके अंदर भी, तो इनकी जो इकोनॉमीज हैं, जो इनके चाइना बेस्ड फैक्ट्रीज है, उनको ये वापस घर पे अभी नहीं बुलाएंगी। ओके, तो यहाँ पर जो चेंज जो है, शिफ्ट जो देखने को मिल रहा है, वो है मार्जिनल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो वो चाइना से अभी दूर जा रही है, और जा रही है किन की ओर, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जैसे एशिया में फॉर एग्जाम्पल चाइना के पास ही वियतनाम है, ठीक है। तो वहां पर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अभी धीरे धीरे जो है जारी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, तो इंडिया की ओर भी एक पूल बन रहा है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की, जहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, इससे जो है जो एक कंपटीशन जो है ना, जो मुल्कों में बन रहा है, जैसे वियतनाम है, उसके आसपास के और भी मुल्क हैं, जैसे कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, ओके, इंडिया है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन बूस्ट होगा तो एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव मिल जाएगा लोगों को, इन्वेस्टर्स को, चाइना के अलावा, ठीक है। तो इसी की ओर अब जो है वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो जो कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एशियन बोलते हैं, ओके, और जब भारत है, ये इस दौर में शामिल है जहां पर जो है नई इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ओके, कुछ यहाँ पर प्रॉफिट होगा, कुछ जो है ऐसे ही आगे पास हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हमेशा रहती है जब इन्वेस्टमेंट आती है। तो चाइना ने अपना एक यूजफुल रोड मैप जो है वो यहाँ पर दिखाया था लोगों को, जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को, तभी लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर जो बीजिंग जो है, उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 1990s में ही अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, और अपनी प्रीवियस इकोनॉमिक थ्योरीज थी उसको खुद ही रिजेक्ट कर दिया। ओके, जहां पर वो अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को क्या करते थे, सब्सिडी देते थे, और कोशिश करते थे कि इंपोर्ट को हम दूर ही रखें। ओके, तो ये धीरे धीरे मुमकिन नहीं हो पाया चाइना के लिए, ठीक है, फिर बाहर से उनको भी इंपोर्ट करना ही पड़ा। ओके, तो यहाँ पर जो एफडीआई आती है, ओके, उसके साथ क्या आता है, एफडीआई के साथ चाइना में क्या आया, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो एक इनोवेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जो डेवलपमेंट होती है और बड़े पैमाने पर होनी शुरू हो जाती है, रेगुलेटरी सिस्टम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो इससे बहुत बढ़िया फायदा चाइना को मिला। अभी भी ये जो है आप विजिबल है, आज भी अगर देखो, अगर एग्जांपल लें हम शंघाई की, तो वहां पर जितनी भी फॉरेन फर्म्स वहां पर जो है, ठीक है, तो वहां पर उस शहर की जीडीपी का जो 1/4 है, 1/4 हिस्सा है, वो डेवलप कर रही है, ठीक है, रेवेन्यू कमा रही है, साथ ही साथ 2/3 ऑफ द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड 1/5 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो ये देखो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब की आई है, तो अब देखो कहां तक वो पहुंच गया। तो शंघाई किसी समय कहा जाता था कि शंघाई सोचता था कि हमें शंघाई को बॉम्बे जैसा बनाना है। ओके, किसी समय ये कोट बहुत मशहूर हुआ था। तो अभी यहां पर ये कोट आता है कि हमें बॉम्बे को शंघाई जैसे बनाना है। तो ये अब यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत एक अहम रोल अदा करती है, जहां पर ये ज्यादा आती है वहां पर डेवलपमेंट होती है। तो अगर चाइना की जो पुरानी जो ग्रोथ हुई थी शुरुआत में, तो रोड मैप के हिसाब से हुई थी, लेकिन अगर अब रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो अभी वो नीचे की ओर जा रही है।
अगर बात करें इनवर्ट एफडीआई फ्लोज की, वो फ्लैट हो गए, मतलब नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जितनी थी उतने ही मतलब रह रहे हैं एक ही वैल्यू पर पिछले 2 सालों से। हालांकि ये पैंडेमिक की सिचुएशन के पहले से हम बात कर रहे हैं कि वहां पर नई इन्वेस्टमेंट में काफी बड़े पैमाने पर चाइना में ड्रॉप आना शुरू हो गया। ओके, तो चाइना जो है अपने अभी अब कदम पीछे हटा रहा है, खासतौर पे जो सर्विसेज में उसको उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उसके सेक्टर में, और साथ ही साथ जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, सॉरी, ओके, तो वो चाइना को दोबारा से जो है ना अपने आप को बैक कर रहे हैं। किसकी ओर लेकर जा रहे हैं? स्टेट प्लानिंग एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो मतलब कि ये इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी है इन्होंने प्राइवेट बिजनेसेस में, उनके डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अपना अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि हम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो चाइना की सरकार है पर वही इंटरफेयर करनी शुरू कर देगी बिजनेस में। ठीक है, तो फिर बिजनेस में जो रिटर्न इन्वेस्टर ढूंढता है, ठीक है, वो उसको नहीं मिलेगी, तो अल्टरनेटिव के लिए जाएगा। तो अल्टरनेटिव कहाँ से है? अब चाइना का अगर लॉस शुरू होता है तो फिर जो है एशिया का गेन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर चाइना से हटते हैं इन्वेस्टर तो एशियन कंट्रीज के ऊपर पहले फोकस करेंगे। ओके, तो एशियन जो है बड़ा है यहाँ पर, ऑलरेडी यहाँ पर जो है एफडीआई का फ्लो बड़ा है चाइना के मुकाबले अगर बात करें पिछले 3 सालों में। तो यहाँ पर नियरली 2019 में 156 बिलियन डॉलर जो थे यहाँ पर एज ए एफडीआई पहुंचे थे एशियन कंट्रीज में। तो एक बढ़िया शिफ्ट जो आप यहाँ पर देखने को मिलती है, विजिबल भी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर एशियन जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है सर्विस सेक्टर्स में भी। तो जहां पर चाइना किसी समय में होस्ट हुआ करता था, दादागिरी किसी टाइम चाइना की थी, वहां पर अब एशियन कंट्रीज आगे आ रही हैं। तो आगे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है, हमने इंडियन इकोनॉमी को कैसे सही करना है, तो उसका सोल्यूशंस क्या होंगे, तो एफडीआई को कैसे यहाँ पर रिलेट करके चलें। तो इंडिया जो है, इंडिया के पास भी काफी बड़ा साइज है और लेबर पूल भी बहुत अच्छे खासा है इंडिया के पास। तो यहाँ पर अगर ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनने की बात करें तो इंडिया बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर अभी तक जो एनुअल एफडीआई फ्लो आता है इंडिया में वो $4 बिलियन से शुरू हुआ था 2000 में, तो 2008 तक $47 बिलियन तक ये रहा है। अभी भी काफी बड़ा है। ओके, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाया जितनी उम्मीदें थी, बजट में सरकार जितनी उम्मीदें लगाती है। तो पास्ट डिकेड की बात करें, पिछले दहाके की बात करें, तो एनुअल एफडीआई इनफ्लो है वो थोड़ा रुक से गए, मतलब इंडिया की अगर बात करें तो टुडे देयर आर जस्ट ओवर 1/3 ऑफ व्हाट चाइना अट्रैक्ट्स ईच ईयर। देखो अभी भी चाइना कितना आगे है। चाइना जो एक साल में एफडीआई अट्रैक्ट करता है इंडिया को, उतनी इन्वेस्टमेंट जो है ना इंडिया में, इंडिया के 1/3 इन्वेस्टमेंट आती है जो चाइना में एक साल में आती है। तो देखो कितना पीछे है। तो इंडिया में बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है इन्वेस्टर को, क्यों जो है इन्वेस्टमेंट कम रहती है, तो इसके रीजंस काफी हैं। तो हमारे पास वैसे तो एडवांटेजेस काफी है, लेबर बहुत बड़े पैमाने पर है, लैंड भी बहुत बड़े पैमाने पर है, फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, देखो अगर ब्यूरोक्रेटिक कुछ रूल्स बना देते हैं, ठीक है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारें चलाती हैं, वो रूल्स बनाती हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट भी करती है, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। ओके, पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। मैं एग्जांपल की बात लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कुछ साल पहले टाटा ने बंगाल में एक प्लांट लगाया था टाटा नैनो का। ओके, तो वहां पर विद्रोह हो गया, ममता बनर्जी ने विद्रोह करवा दिया, ठीक है। तो उस समय फिर टाटा ने वहां से प्लांट उठाया और ले गए सानंद गुजरात में, वहां पर शिफ्ट करा दिया। 300 करोड़ का लॉस हो गया टाटा को, लेकिन उन्होंने प्लांट शिफ्ट कर दिया। तो ऐसी अगर माहौल बनता जाएगा, ठीक है, पॉलिटिक्स होती जाएगी, तो फिर कौन इन्वेस्ट करने आएगा। ओके, तो अभी वो मुख्यमंत्री है बंगाल की। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इंडिया में आती है। तो इन्वेस्टर का विश्वास जो है ना भंग हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं इन्वेस्ट या ना करूं। ओके, तो उसके अलावा जो टैक्स जो है वो शिफ्ट होता रहता है, आप ऊपर नीचे। ओके, तो उससे भी एक जो है डिसएडवांटेज इंडिया को मिलती है। और साथ ही साथ सपोज करो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बढ़िया लेबर लॉ बना दिया, ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली 3 लेबर लॉ उनमें अमेंडमेंट की है। ओके, लेबर लॉस जो है नए इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, अमेंडमेंट करके। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कर दिया, लेकिन और भी मतलब 100 के हिसाब से, ठीक है, जो लेबर लॉस हैं जो स्टेट लेवल पर है, स्टेट्स जो हैं उनको करती नहीं है अमेंडमेंट, उनको सही नहीं करती। तो फिर जो है इन्वेस्टर सोचता है कि सेंटर कह रहा है कि सेंटर माहौल अच्छा बना रहा है, स्टेट्स बना नहीं रहे, तो फिर वो इन्वेस्ट करे या ना करे। तो यहाँ से बहुत सारे हर्डल्स हैं, इंडिया को इनको दूर करना है। तो ये यहाँ से सोल्यूशन निकल सकता है अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है अभी फिलहाल इस वक्त में तो बहुत जरूरी है। ओके, सरकार खुद से कितने के फिस्कल पैकेज दे देगी, सरकार के पास भी इतना फंड नहीं है, सरकार को भी फिर लोन लेना पड़ रहा है। और 100 लाख करोड़ का डेट पहले से हो चुका है, इस साल 100 लाख करोड़ की डिजिट हम पार कर चुके हैं, इतना कर्जा इंडिया के ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें से 50 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा है 2014 से लेके 2020 तक। तो ये भी देखिए कितना ज्यादा जो है कर्जा इंडिया के ऊपर हो गया है। तो उसकी किस्तें भी जानी है, तो उसके लिए भी टैक्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पर
एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए रिफॉर्म्स का, ओके, जहां पर स्टेट भी हो सेंटर भी हो, दोनों मिलकर काम करें तो इंडिया एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है आने वाले समय में। तो इंडियाज ट्रस्टेड रिलेशनशिप विद द यूएस एंड अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज मेक्स इट ए नेचुरल डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन। तो इंडिया की अगर अच्छी रिलेशनशिप यूएस के साथ बनती है और एडवांस्ड इकोनॉमी जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, तो एक नेचुरल डेस्टिनेशन इंडिया बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे चाइना सप्लाई करता था इंडिया सप्लाई करेगा। और आगे एग्जांपल ली गई है, जैसे जैसे लास्ट जुलाई में ताइवान की एक कंपनी है, आईफोन असेंबलर करती है, ठीक है, फॉक्सकॉन नाम है उसका। तो वो बोल रहे हैं कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे $1 बिलियन, ठीक है, फैक्ट्री लगाएंगे इंडिया में। तो और भी बहुत सारे मल्टीनेशनल्स हैं जो इंडिया में जंप करने के लिए तैयार है, लेकिन बिजनेस कंडीशंस जो है सही करने की जरूरत है अभी भी। तो इंडिया जो है काफी बड़े पैमाने तक जो है अट्रैक्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट, ओके। तो एक नई सप्लाई चेन जो है बना सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, जहां और भी अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में काम कर सकता है अगर अपने रिफॉर्म्स को हम सही करें, कंडीशन सही करें। तो चलो सुधार तो हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, 77 थे 2019 में, तो अभी 63 पे पहुंच गए हैं। तो आगे और बढ़ोतरी करें तो ज्यादा बढ़िया है। सो कोविड-19 पैंडेमिक ने हिला के रख दिए सारे मुल्क, चाहे एडवांस थे, चाहे डेवलपिंग थे, चाहे लीस्ट डेवलपिंग थे। तो यहाँ पर दोबारा से सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि कैसे जो है सप्लाई चेन को रिस्टोर करें, किसी एक मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट रहना क्या सही रहेगा। तो यहाँ पर एक फायदा मिलेगा आने वाले समय में, ओके। चाइना अभी के लिए तो चलो वो मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सबसे सस्ती वो प्रोवाइड कर रहा है अभी भी। लेकिन जो सेक्टर वो खाली करता जा रहा है, जैसे टेक्सटाइल्स में पीछे हट रहा है, सर्विस सेक्टर में पीछे हट रहा है, तो वहां पर तो जो है बाकी एशियन इकोनॉमीज जो है अपना प्लेस बना सकती हैं। तो आगे अगर बात करें जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो ड्रॉ करें, तो उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाएं घर में मतलब अपने देश में, ओके, जो कि देश में अच्छा ग्रोथ मिल सके। तो हमें तो अपने बारे सोचना है पहले, इंडिया के बारे में। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर भी हर घर तक खाना तो पहुंच जाए कम से कम। तो इसलिए उसके लिए हमें फैसिलिटीज बनानी होगी कि इन्वेस्टर्स आए बाहर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। अपने लेवल पर जो हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन बाहर की इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। एक ट्रस्ट बनता है, रेटिंग बन जाती है किसी भी इकोनॉमी, क्योंकि अच्छी इकोनॉमी है, इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट अच्छा होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन दे सकते हैं, तो इसके ऊपर हमें अभी ध्यान से सोचना होगा। इंडिया को अपने रिफॉर्म्स अच्छे करने होंगे, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नहीं, स्टेट्स को भी यहाँ पर सोचना होगा, पॉलिटिक्स से हटकर यहाँ पर काम करना होगा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वर्कर्स के बारे में, ठीक है। तो उनको हम कैसे बेनिफिट पहुंचाएं और क्या क्या हुआ है अब तक इकोनॉमी में। तो यहाँ पर जो उबर के सीईओ हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और यहाँ पर अच्छी जानकारी उन्होंने दी है, तो अच्छे से इसको पढ़ते हैं। बहुत सोल्यूशंस यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं, तो वो हम इकोनॉमी को सही करने के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर बात करें, तो अगर यंग इंडियंस की बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में ये हर साल जो है इंडिया की जो वर्कफोर्स है उसमें एंटर करते हैं। और यार 2030 तक यहाँ पर ये टारगेट है, एस्टिमेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि वो 60 मिलियन से ज्यादा जो है वर्कर्स जॉब जो है वो प्रोवाइड करेगी न्यू वर्कर्स के लिए, ठीक है। मतलब कि वर्क अपॉर्चुनिटीज बनाएगी, ठीक है, मतलब कि जॉब पैदा हो। तो यहाँ पर 60 मिलियन न्यू वर्कर्स का टारगेट है। तो ये एक तरह का चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 7 साल पहले इंडिया में उबर लॉन्च हुई थी। उबर एक टैक्सी सेवा प्रोवाइड करती है कंपनी। आप अगर किसी बड़े शहर में रह रहे हो तो आप उबर ऐप अगर डाउनलोड करते हो तो वहां से आपको जिस भी टैक्सी को आप वहां से हायर करते हो, आप ही के डेस्टिनेशन पॉइंट से आपको उठाएगी, जहां आपने जाना है आपको वो पहुंचा कर आएगी। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर बात कर रही है कि बहुत सारी हमने वर्क अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड की है लैक्स ऑफ इंडियंस। तो एक तरह का जो ये वर्कर्स हैं ये इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं अगर किसी भी इकोनॉमी की बात करें। तो इंडिया के केस में भी एक ड्राइविंग फीचर है, ठीक है, इंडिया की अगर डिजिटल इकोनॉमी की बात करें। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो इनका फ्यूचर है ना वो मतलब खत्म हो गया एक तरह का, ओके, एक तरह का कीचड़ में गिर गया है। कहने का मतलब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेंट वर्कर्स चले गए अपने घरों पे। बहुत सारे लोग थे, लोगों ने टैक्सी में सफर करना छोड़ दिया, ओके। तो जिसकी वजह से उबर भी जो इसका जो ब्रांड बनाया था, ओके, टैक्सी के क्षेत्र में, तो उसमें भी इनकी कमी आई है, ठीक है। उबर ईट भी चलता है इनका कि आपने अगर खाना मंगवाना है, जैसे जोमेटो से मंगवाते तो आप उससे भी मंगवा सकते हो। तो उसमें भी अभी कमी है, लोग बाहर से अगर खाना है तो खुद ही जा रहे हैं खाने के लिए, ठीक है। तो या फिर घर पे कम मंगवा रहे हैं लोग।
तो यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी को झटका लगा, -23.9% तक चली गई अप्रैल जून के बीच में। और यहाँ पर जो सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है सरकार ने, वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये एक तरह का एक पॉलिसी लेकर आई है सरकार, लॉ लेकर आई है, जिससे आने वाले समय में वर्कर्स को जो है बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया जो है पहली कंट्रीज की लिस्ट में शुमार है जहां पर एक नेशन वाइड एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है लॉ प्रोवाइड किया जाएगा, जो हमारे जिग वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनके बेनिफिट के लिए। तो नए लॉ के मुताबिक जितने भी वर्कर्स हैं, ओके, ना कि जो सिर्फ क्लासिफाइड है एज एम्प्लॉइज, ओके, कोई भी वर्कर है उसको जो है बेसिक सेफ्टी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर 450 मिलियन इंडियन वर्कर्स है जिनको बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, सच एज लाइफ, डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, एज वेल एज ओल्ड एज प्रोटेक्शन। तो ये तो पहले भी वेरियस स्कीम्स के तहत मिलती थी ओल्ड एज प्रोटेक्शन, अभी सभी वर्कर्स के लिए भी इनको यहाँ पर डाल दिया गया है। तो एक तरह से आने वाले समय में एक ट्रांसफॉर्म करेगी लोगों की जिंदगी को, जो वर्कर्स हैं, आम वर्कर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर अगस्त की बात करें तो यहाँ पर ओपिनियन पीस है, ठीक है, इन द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ये मैंने यहाँ पर रिपोर्ट का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई इनके द्वारा, तो उस रिपोर्ट पे मैंने जाना कि और भी कितनी कंपनी से उबर की तरह जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अदा कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, और जो इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, कि गिग वर्कर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर हम ध्यान दें। वो भी डिजर्व करते हैं, वो भी इंसान है, उनको भी जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो दें, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स दें। इसके अलावा जो भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स है, वो भी उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि बेसिक नीड्स है। तो यहाँ पर उबर जो है बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बात की गई है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वन ऑफ द फर्स्ट है जो ऐसा काम कर रही है, जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेकर आ रही है जो आम वर्कर्स है उनके लिए। तो आने वाले समय में जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम आ रहा है, ठीक है, तो उसमें एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्म होगा, और एक जो है बाइनरी विच हैज बीन अ बाइनरी चॉइस बिटवीन फुल टाइम एंड इंडिपेंडेंट वर्कर। तो आगे यहाँ पर बात की गई है, वर्कर्स विल नो लॉन्गर हैव टू चूज बिटवीन बीइंग एन एम्प्लॉय विद बेनिफिट्स बट लेस फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, पहले ऐसा होता था कि वर्कर चॉइस करते थे कि हम अगर अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय बनते हैं, तो हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तो लेकिन जो आम होता था, ठीक है, जो आम वर्कर, उसको कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते थे। तो यहाँ पर एक तरह का अब रैशनलाइज हो गया दोनों, ठीक है, अभी चूज नहीं करेंगे, अब बेनिफिट्स तो है ही है, जहां पर मर्जी जाओ। ओके, तो यहाँ पर सेफ्टी की अगर बात आए तो कहीं पर भी वर्कर एम्प्लॉयड हो, उसको यहाँ पर बेनिफिट्स जो है इस कोड के तहत मिलने जा रहे हैं। सो दे कैन ग्रो, दे कैन नाउ गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स दे डिजर्व टू। ओके, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे वो वर्कर है, तो दोनों साइड जो है यहाँ पर जो है उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर सेफ्टी मिलने जा रही है। और इंडिया का जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी सेफगार्ड है, इससे वर्कर्स को एक आज़ादी मिलेगी, चॉइस मिलेगी, जिस तरह से वो किसी कंपनी में जाना चाहता है जाए, जिस पोस्ट पे काम करना चाहता है करे, उसको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो उबर है, ये भी गवर्नमेंट के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है अलग अलग मिलेंगी अलग अलग लोगों को। तो एक इंडिपेंडेंट जो माहौल है वो जनरेट हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज के समय के अकॉर्डिंग। पैंडेमिक के हिसाब से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, तो वहां पर भी ये चीजें जरूरी है। ओके, क्योंकि कोविड-19 की वजह से डर है, डर की वजह से भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आम जैसे पहले नॉर्मली लाइफ चलती थी वर्कर्स की, वो भी नहीं हो रही है। या अगर यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं तो फिर कोशिश करेंगे लोग आने के लिए कि हमारी जेब से पैसा जो है खर्चा नहीं होगा, कम खर्चा होगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हेल्थ के रिगार्डिंग बन भी जाती है, ओके, कोविड-19 के चलते। तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा यहाँ पर ये कोड लाया गया है, तो अच्छा सोल्यूशन निकलने वाला है, इकोनॉमी जो है ग्रो कर सकती है। एक ट्रस्ट पैदा होगा वर्कर्स के मन में भी, हाँ आगे आओ, काम करो, शुरू करो इकोनॉमी को। हालांकि इकोनॉमी काफी लेवल तक अब शुरू हो चुकी है। अब जब नया डाटा आएगा जीडीपी का, तब पता चलेगा कि हम क्या जीरो तक पहुंचे हैं, माइनस से जीरो तक पहुंचे हैं, या जीरो से थोड़ा ऊपर पहुंच गए हैं, तब पता चलेगा जब नया डाटा रिलीज होगा। तो आगे यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं प्रोग्रेस में, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी बात की गई है। यहाँ पर जितने भी बेनिफिट्स लॉ के तर्ज पर सरकार प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत, यहाँ पर उबर बोल रही कि वो भी बढ़ चढ़ कर जो है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेगी इन स्कीम्स में, फायदा पहुंचाएगी जिन लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा होगा। तो ये तैयार है
जो है जैसे पे टू गिव ड्राइवर्स द नेसेसरी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, अपने ड्राइवर्स को जो सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन है ओके वो देने के लिए तैयार है अपनी ओर से। जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम वहां पर प्रायोरिटी बेसिस पे ऊपर वो पैसा खर्चने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। ओके, तो बात कर रहे हैं इफ इट ऑफर्स मल्टीपल विन्स फॉर ड्राइवर्स, उबर और इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ मिलियंस ऑफ द सिटीजन। तो आगे बात करिए, बिल्कुल सिमिलर है जैसे यूएस में जो है यहाँ पर प्रपोजिंग होती है इन चीज़ों के बारे में, कैसे क्वालिटी और सिक्योरिटी जो है इंडिपेंडेंट वर्क की उसको हम इम्प्रूव करें। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ऊबर जैसी कंपनी है वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, बेनिफिट देने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो है वर्कर्स कैसे जो है इन फंड को अर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पर सीधी बात की गई कि जितने ट्रिप्स वो बनाएंगे, ठीक है, अपनी जो ऊबर ऐप के जरिए जितने वो ट्रिप्स करेंगे टैक्सी के ऊपर, उस हिसाब से ठीक है जो कंडीशंस होगी उसको पूरा करेंगे, उसके हिसाब से वो जो है बाद में अपनी मनी को किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अपने बेनिफिट्स को। तो ऑल कंपनीज जितनी भी हैं उनको सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, इफ दे स्विच्ड बिटवीन एप्स एंड विच मैनी डू, जितना उन्होंने काम किया है अगर वो एप्स को यूज करके काम कर रहे हैं। देखो ठीक है, अच्छी बात है भाई, कंपनी का भी थोड़ा यहाँ पर सर्कल चल पड़ेगा और जो ड्राइवर्स हैं ठीक है वो इकोनॉमी भी रास्ते पे आ जाएगी, जितना ज़्यादा काम करेंगे बेनिफिट्स का पैसा बनता है, इंसेंटिव दे देंगे ज़्यादा तो फायदा होगा और कंपनी भी चल पड़ेगी। कंपनी अगर अच्छे से चलती है तो आने वाले समय में और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है ना, इकोनॉमी के लिए, तो अच्छी बात है। सो दिस बिल्ड्स ऑन द फाउंडेशन उबर हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। सो फॉर एग्जाम्पल इन 2018 वी लॉन्च्ड ए वेलफेयर इनिशिएटिव इन इंडिया कॉल्ड उबर केयर। तो उसका ध्यान रखिएगा, उबर केयर किसके लिए है, सो विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक माइक्रो लोन्स, स्कूल एडमिशन सपोर्ट फॉर देयर चिल्ड्रन एंड फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशंस। तो इसके लिए इन्होंने उबर केयर चलाया, इन अलग अलग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए आम वर्कर्स को। तो ये होप करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है, जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के तहत जब लाई जाएंगी तो और ज़्यादा ड्राइवर्स जो है मतलब वो इस स्कीम को जो है असेस कर सकें मेडिकल इमरजेंसी के लिए या और बेनिफिट्स के लिए। सो ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट रन हेल्थ स्कीम एज आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत अभी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ये जो हेल्थ सेक्टर की स्कीम है अभी। ओके, आयुष्मान भारत, इतना पैसा 5 लाख तक का अभी तक कोई सरकार नहीं दे रही अपने सिटीजन्स को। तो इंडियन लीडर्स हैव सेट ए new global standard with COSS as the world's largest democracy and its 5th most powerful economy. India has spoken, the rest of the world is taking notice. दुनिया देख रही है इंडिया को, तो हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर दिखाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हमने इकोनॉमी को ग्रो करना है। ओके, तो वो भी यहाँ पर अभी 5th मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है हम। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।